आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो होगा कृषि की प्रमुख योजनाएं, मेजर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमारा टॉपिक जो है वो कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है, जो आज आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो कृषि की प्रमुख योजनाओं के बारे में हमारा जानना आवश्यक है कि कृषि संबंधित कौन सी योजनाएं कब चलाई गई और उनका क्या उद्देश्य रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। आइए स्टार्ट करता हूं अपने सेशन को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कृषि की प्रमुख योजनाएं, मेजर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो कौन कौन सी मेजर स्कीम थी वो मैं आपको बताऊंगा। पहली स्कीम थी जो हमारी किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जिसको बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। ये कब चलाई गई थी? 1998 में, ठीक है, 1998 में चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था किसानों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक द्वारा 4% ब्याज दर पर 3 लाख तक की कृषि लोन प्रदान करना, ठीक है। यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसानों की लागत का, जो किसानों की शुरुआती जो इनपुट लगाया जाता है, जैसे किसान खेती करने से पहले जो उसकी लागत होती है, जैसे खेत की जुताई करना, फिर बुआई करना, उसके लिए खाद बीज दवा उसको परचेज करना पड़ता है और मिट्टी को जो है वो सुधारना पड़ता है। तो तमाम प्रकार की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं एवं जो तमाम प्रकार के परचेजिंग के होते हैं, ठीक है, लेबर कास्ट होती है, उन सब को जो है वो उनकी सहायता के लिए ये स्कीम प्रमुख रूप से चलाई गई थी, ठीक है। क्योंकि किसानों को जो है वो आय तो बाद में प्राप्त होती है, जब वो अपने उपज को बेचते हैं तब उनको जो है वो मुद्रा प्राप्त होती है। शुरुआत में उनके पास इतनी मुद्रा नहीं होती है कि वो अच्छे से जो है वो लगा सकें। तो अगर इनपुट अच्छी तरह से वो लगाएंगे, एक पर्याप्त मात्रा में खेत को अच्छी तैयारी करेंगे, खाद बीज दवा को पर्याप्त मात्रा में लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उपज जो है वो अच्छी प्राप्त होगी। तो शुरुआती लागत को किसानों की शुरुआती लागत में सहायता प्रदान करने के लिए यह स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो चलाई गई थी। और इसमें जो है वो जो जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, ठीक है, जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, उनके द्वारा किसानों को जो है वो लगभग 4% की दर से, ब्याज की दर से लगभग 3 लाख तक का कृषि लोन जो है वो प्रोवाइड जो है वो की जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी। इसके बाद दूसरी जो स्कीम है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये कब चलाई गई थी? 1999 में। यानी जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी यानी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में चलाई गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, कीट व रोग आदि के कारण किसी भी संचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को फसल बीमा प्रदान करना। राजस्थान में 2003 से यह स्कीम जो है वो शुरू की गई थी, ठीक है। तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना थी, वो जो है उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, यानी जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, पाला हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो है आंधी तूफान से जो फसलों को नुकसान हो गया, इसके अलावा जो है वो कृषि तो तमाम प्रकार के कीट हो गए, रोग हो गए, उनके द्वारा जो फसल को नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई करने के लिए, यानी किसानों को हानि की भरपाई करने के लिए यह स्कीम जो है वो चलाई गई थी। इसमें क्या करते हैं कि किसान अपने खेत का बीमा करवाते हैं, यानी रबी और खरीफ दोनों सीजन में इसका बीमा करवाते हैं। और बीमा जो बीमित फसलें होती हैं, अगर किसान ने बीमा करवाया अपनी फसल का, तो अगर उनको किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या रोग या कीट के द्वारा फसल को नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई जो है वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जो है वो करती हैं। तो ये एक प्रमुख स्कीम के अंतर्गत आती है। इसका लाभ काफ़ी किसानों को जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर मान लीजिए किसान किसी कारण जो है वो किसी कारणवश नुकसान हो जाता है, तो उनको जो है वो उतना ज़्यादा लॉस नहीं उठाना पड़ता है, क्योंकि इसकी भरपाई गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो की जाती है। और किसानों को फसल प्रदान करना, यह स्कीम सर्वप्रथम जो है राजस्थान में खरीफ में 2003 में जो है वो शुरुआत इसकी की गई थी। वैसे तो इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी, लेकिन प्रमुख रूप से राजस्थान से इसकी 2003 में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। तो ये भी एक मुख्य स्कीम थी। इसके बाद तीसरी जो स्कीम थी राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोजेक्ट, ठीक है, NPOF, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या था इसका फुल फॉर्म? नेशनल प्रोजेक्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग।
तो ये जो है 2004 में ये स्कीम चलाई गई थी। और ये कहाँ चला, इसका उद्देश्य क्या था, कृषि में जैव उर्वरकों यानी वाइल्ड फर्टिलाइजर्स का प्रयोग एवं उनका विकास बढ़ाने का उद्देश्य था। ठीक है, तो जो नेशनल प्रोजेक्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग था, राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोजेक्ट था, वो जो है 2004 में चलाया गया था। उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि रासायनिक जो खादें हैं, रासायनिक जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसको अलावा जो है वो जैविक फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए आपके फसल के उत्पादन में। तमाम प्रकार के जो है वो जैव उत्पाद बायो प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्रयोग किया जाए खेती में, क्योंकि जो ये केमिकल्स हैं ये जो है वो हमारी फसल को, हमारी मिट्टी को तथा हमारे पर्यावरण को जो है वो प्रदूषित कर रहे हैं, तथा ये भोजन के अंदर प्रवेश करके हमारी शरीर के अंदर जाते हैं और तमाम प्रकार के जो है वो हमारे शरीर में विकार जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए जो है वो, इन सब से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को जो है वो इसके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है वो जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हम जो है वो अधिक से दिनों तक के उत्पादन ले सकें और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार जो है वो कर सकें। ये जो प्रोजेक्ट था, वह प्रोजेक्ट जो है वो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान NIOF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा संचालित की जा रही है, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर स्थित है, आपका गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपका जो है गाजियाबाद में स्थित है। गाजियाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान जो है वो आपके गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसके द्वारा ही ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रमुख रूप से चलाया गया था। इसमें जैविक खेती को बढ़ाया जाने का, जैविक खेती के प्रति किसानों को प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके बाद जो स्कीम थी आइसोपाम, आइसोपाम का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल पाल्म पल्सेस ऑयल सीड एंड मेज। ठीक है, तो एक प्रकार से आइसोपाम जो स्कीम थी वो 2004 में चलाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तिलहन दलहन फसलों के उत्पादकता में बढ़ोतरी लाना व तिलहन दलहन फसलों में आत्मनिर्भर हासिल करना। तो आइसोपाम जो स्कीम थी उसका प्रमुख उद्देश्य था ऑयल सीड और पल्सेस क्रॉप की बढ़ोतरी करना। ठीक है, दलहन और तिलहन की फसल को के उत्पादकता में बढ़ोतरी करना। ठीक है, पर हेक्टेयर यील्ड में बढ़ोतरी करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तथा यह योजना जो है वो 15-16 से इसको राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम NMOP के नाम से परिवर्तित कर दिया गया था और 18-19 में इसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तिलहन NFSMOS परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो 2004 के बाद इसके नाम में कई बार इसमें अलग अलग परिवर्तन किए गए और 18-19 में इसको जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर ऑयल सीड क्रॉप जो है वो कर दिया गया। ठीक है, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तिलहन के नाम से इसको परिवर्तित जो है वो कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग का फुल क्या होता है, नेशनल फार्मर कमीशन। नेशनल फार्मर कमीशन जो है वो 2004 में जो है वो चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा यह आयोग की स्थापना जो है वो की गई थी। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, पिछली क्लास में मैं बताया हूँ। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी हरित क्रांति के जन्मदाता के नाम से उनको जाना जाता है। तो उन्होंने इसकी जो है वो इस स्कीम को जो है इसकी स्थापना की थी। तो इन्होंने फार्मर के हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रकार की जो, जैसे खेती बाड़ी, खेत में क्या होता है, अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, रोग कीट के द्वारा फसल की अत्यधिक हानि होने के कारण किसानों को काफ़ी लॉस हो जाता है, फसल उनकी बर्बाद हो जाती है। तो उसके कारण जो है किसान जो है बैंकों से जो कर्ज लिए रहते हैं उसको नहीं भर पाते हैं, तो किसान आत्महत्या कर बैठते हैं। तो किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, तमाम प्रकार के जो किसानों की आवाज़ है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना जो है वो 2004 में की थी। ठीक है, इससे जो है किसानों को प्रोटेक्शन जो है वो प्रदान किया गया। ठीक है,
तो ये लिखा भी है, किसानों की आत्महत्याओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने एवं किसानों के हितों की रक्षा के लिए कमेटी बैठक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया। तो ये राष्ट्रीय किसान आयोग जो है वो किसानों के लिए मील का पत्थर शामिल हुआ और किसानों को बहुत ही हेल्पफुल जो है वो मिला। किसान अपने अधिकार के प्रति लड़ सकता था और किसान जो है एक प्रकार से उसका एक संगठन बनाया गया और अपनी रिपोर्ट को किसी माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकता था। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी जो चलाई गई थी, जो ये आयोग था जिसके द्वारा इसका किया गया। इसके बाद किसान कॉल सेंटर जो था, KCC जिसको कहते हैं, किसान कॉल सेंटर, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 21 जनवरी 2004 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? किसान समुदाय को समस्त कृषि सूचना टोल फ्री टेलीफोन नंबर पर सुविधा प्रदान करना। ठीक है, इसके लिए 11 डिजिट का नंबर था, ये था 1800-180-1551। ठीक है, यह आवंटित किया गया था और लगभग 22 लोकल क्षेत्रीय भाषाओं में 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक जो है वो इसके प्रश्न किसी विशेषज्ञ द्वारा दिए सकते हैं। तो जो किसान कॉल सेंटर था वो जो है वो प्रमुख रूप से किसानों को विशेषज्ञ से जोड़ने का, किसानों को किसी विशेषज्ञ के से जोड़ने का एक अच्छा माध्यम था। इसमें एक टोल फ्री नंबर था 1800-180-1551, जिसके माध्यम से किसान जो है वो डायरेक्ट जो है वो कृषि विशेषज्ञ को फ़ोन करके सुबह से 10 बजे से लेकर के सुबह जो है वो 10 से लेकर के रात 10 बजे तक सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक कभी भी उनको कॉल कर सकता था और जो भी अपनी कृषि संबंधित समस्याएं हैं उसको पूछ करके निराकरण उसका कर सकता था। तो ये भी स्कीम जो है वो काफ़ी लाभकारी हुई किसानों के लिए। आज बहुत सारे किसान इससे काफ़ी लाभ जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी, बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। अभी जो है पिछली बार UPPSC का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसका नंबर जो है वो पूछा गया था। ठीक है, KCC का, किसान कॉल सेंटर का जो है टोल फ्री नंबर क्या है, तो ये जो है बिल्कुल याद रखिएगा। कब चलाया गया था? 21 जनवरी 2004 को चलाया गया था। और कितनी भाषाओं में चलाया जाता है ये? 22 लोकल जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं भारत की, सभी में जो है वो सभी में आप किसी भी भाषा में अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं और उसका निराकरण जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 6 से लेकर के रात 10 बजे तक इसका समय है। ठीक है, और सभी 7 दिनों तक के जो है वो ये जो है वो और आपकी सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद 7वां जो स्कीम थी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण। ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये आत्मा जो स्कीम थी वर्ष 2005 में चलाई गई थी। और ये किसके द्वारा चलाई गई थी? NITP के द्वारा, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आत्मा स्कीम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो उसकी स्थापना 2005 में की गई थी। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह जो है जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार प्रसार हेतु एवं पंजीकृत कृषि संस्था के रूप में गठन हुआ, जो राज्य के सभी जिलों में कार्यरत है। ठीक है, तो ये जो आत्मा है तो ये सभी भारत के जो है सभी राज्यों में यह स्कीम चलाई गई थी और इसकी जो इसके सेंटर्स हैं वो सभी राज्यों के सभी जिलों में जो है वो स्थित हैं। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGO हैं, जो किसानों का एक समूह है, संगठन है, उसको जो है वो तमाम प्रकार के जो कृषि से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना, जैसे तमाम प्रकार के, जैसे मत्स्य पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया और आपका डेयरी उद्योग हो गया, डेयरी संबंधित हो गया। तो तमाम प्रकार जो कृषि संबंधी प्रशिक्षण है, कृषि उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण है, उसको प्रोवाइड करना और कृषि नवाचार को बढ़ाना। ठीक है, एग्री इनोवेशन का जो तमाम प्रकार की कृषि तकनीकी है उसको वैज्ञानिकों से ले जाकर किसानों तक प्रोवाइड करना, किसानों को प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो तमाम प्रकार की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना आदि इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसके बाद प्रौद्योगिकी प्रसार का अंतर कम करना, प्रशिक्षण एवं कृषि विस्तार कार्यक्रमों को सुचारू रूप से एवं प्रभावी क्रियान्वयन का उद्देश्य हासिल करना। आत्मा योजना अध्ययन जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला कलेक्टर जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2005 और 15-16 में इस योजना को वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य का 60 और 40 जो है वो
कर दिया गया। ठीक है, यानी इसका जो वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार का 60% और स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का 40% जो है वो कर दिया गया। तो 60 और 40 का वित्त पोषण इसका किया गया। कब किया गया? वर्ष 2015-16 में। ठीक है, वित्तीय वर्ष 15-16 में इसका केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण है वो 60 और 40 जो है वो कर दिया गया। तो ये प्रमुख जो है इसके बारे में था। इसके बाद राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी एचएचएम, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन था वर्ष 2005 में चलाया गया था, 5-6 में, और ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा उद्यानिकी के होलिस्टिक विकास हेतु शुरू किया गया। यह योजना राज्य के 24 जिलों में संचालित की जा रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वर्ष 2005 में चलाया गया था, और यह जो वो बागवानी फसलों के विकास में बहुत ही मील का पत्थर शामिल हुआ था। बागवानी फसलों के अंतर्गत जैसे सब्जी उत्पादन, फलोत्पादन, फल फूल उत्पादन एवं फल एवं सब्जियों का संरक्षण, ये तमाम चीज़ें आती हैं। इन सभी में जो है वो एक क्रांति सी आ गई नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत फलोत्पादन, सब्जी उत्पादन की, पुष्पोत्पादन की तमाम प्रकार की अच्छी तकनीकों को विकसित किया गया। लोग, किसानों को संरक्षित खेती के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया और संरक्षित खेती से अधिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से उनको प्रोत्साहित किया गया। तमाम प्रकार के पुष्पोत्पादन, मसाला उत्पादन एवं औषधीय पौधों खेती के विषय में किसानों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्रदान किया गया कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत, एवं मधुमक्खी पालन के विषय में उनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तो ये तमाम प्रकार के हॉर्टिकल्चर, कृषि उद्यानिकी संबंधित उनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उनको तकनीक का विकास किया गया इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये स्कीम बहुत ही लाभकारी हुई जो है वो औद्यानिकी फसलों के लिए, फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो ये स्कीम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद 9वीं स्कीम जो थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY। ठीक है, वर्ष 2007 में स्कीम जो है वो चलाई गई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 में 4% वार्षिक वृद्धि दर अर्जित करना। यह योजना 100% केंद्रीय सहायता से चालू की गई थी, लेकिन वर्ष 2015-16 में इस योजना का वित्त पोषण राज्य और केंद्र सरकार का 60-40 का जो है वो कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये स्कीम काफ़ी महत्वपूर्ण थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो कृषि के विकास में यह योजना का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 4% वार्षिक वृद्धि दर से जो है वो इसका अर्जित कर रहे हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य था। शुरुआत में यह योजना जो है वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार, केंद्र सहायता से चालू की गई थी, लेकिन 15-16 में इसका जो वित्त पोषण है वो राज्य और केंद्र का 60 और 40 जो है वो कर दिया गया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी आपके एग्रीकल्चर स्कीम्स में। अगली जो स्कीम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसको हम NFSM कहते हैं। पूरा ये नहीं आया है, थोड़ा सा कट गया है, NFSM। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन रबी 2007 में चलाया गया था। यह योजना देश में चावल, गेहूं एवं दलहन के विकास से संबंधित है। तो राष्ट्रीय नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो रबी सीजन 2007 में चलाया गया था। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो था आपके चावल, गेहूं एवं दलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित था। गेहूं, चावल और दलहन फसलों के प्रमुख उत्पादन से संबंधित था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। विशेष रूप से दलहन के उत्पादन को इसमें फोकस किया गया। दलहन की फसल को, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर विशेष रूप से जो है वो ध्यान इसमें दिया गया। और इसके बारे में आगे बात करते हैं। यह जो है वो 10, 8 और 2 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 अन्य फसलें, मोटे अनाज, कपास, पटसन एवं गन्ना भी शामिल कर दिया गया। इस प्रकार इस योजना में 7 फसलें जो है वो सम्मिलित हैं। फिर 15-16 में इस योजना को वित्त पोषण केंद्र और राज्य का 60-40 जो है वो कर दिया गया। ठीक है, तो इस स्कीम में जो है वो पहले प्रमुख रूप से 3 फसलें थी। कौन कौन सी?
चावल, गेहूं और दलहन थी, लेकिन बाद में जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ अन्य फसलें, मोटे अनाज में फसलें जोड़ दी गई। ठीक है, जैसे आपके मोटे अनाज की कुछ फसलें जोड़ दी गई, कपास जोड़ दिया गया, पटसन जोड़ दिया, गन्ना जोड़ दिया गया। तो ये तमाम प्रकार की फसलें NFSN में जोड़ दी गई। तो कुल मिलाकर कितनी फसलें हो गई? 7 फसलें इसमें जो है वो प्रमुख रूप से हो गई। ठीक है, वर्तमान समय इसमें कितनी फसलें हैं? 7 प्रमुख फसलें जो है वो हैं NFSM में। और वर्ष 2015-16 में जो वित्त पोषण था, बजट था, इसमें केंद्र और राज्य सरकार का 60 और 40 जो है वो कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्कीम थी एग्रीकल्चर में। अगली जो स्कीम थे, राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन, नेशनल मिशन फॉर मेडिसिनल प्लांट। ये जो है 2007 में चलाया गया था। इसमें क्या था कि औषधि पौधों खेती को बढ़ावा देने के लिए 15-16 में इस योजना का नाम राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वो कर दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन जो था वर्ष 2009 में चलाया गया था, और इसमें प्रमुख रूप से तमाम प्रकार के जो औषधि पौधे हैं उसकी खेती करने से संबंधित जो है वो प्रशिक्षण प्रदान करना एवं किसानों को प्रोत्साहित करना एवं औषधि पौधों के महत्व को जो है वो किसानों को बताना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तमाम प्रकार की औषधि फसलें जैसे होती हैं, अश्वगंधा हो गई, जरबेरा हो गई, हल्दी हो गई, अदरक हो गया। ठीक है, तो तमाम प्रकार के मेंथा हो गया और आपका घृत कुमारी हो गया, तमाम प्रकार की जितनी भी औषधि फसलें हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, उनकी खेती से संबंधित उनके महत्व को बताना, उनके आर्थिक महत्व को बताना, तो तमाम प्रकार के किसानों को उसके बारे में बताना, प्रोत्साहित करना तथा जो है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सहायता प्रदान की जाए उसके बारे में प्रोवाइड करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी आपके एग्रीकल्चर में। 15-16 में जो इसका इसे चेंज करके, इसके नाम को चेंज करके राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वो कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान FBA। ठीक है, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो है 2014 में चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन SBA, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। इसमें जो है वो प्रमुख उद्देश्य है कि स्वच्छता, ठीक है, जहाँ भी आप रहें साफ सुथरा स्वच्छ रहें, जहाँ भी आसपास अपनी जो जगह है उसको साफ सुथरा रखें। आप देखते होंगे 2 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अक्सर झाड़ू लेकर के बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो बिल्कुल उसका संदेश यही जाता है कि बिल्कुल आप साफ़ सुथरा रखें, जहाँ भी आप रहें स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, कहीं भी कूड़े कचड़े ना फेंकें, आसपास अपने सफाई रखें। आप अपने आसपास सफाई रखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास सफाई रखेगा तो इससे पूरा देश जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा। तो विशेष रूप से स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को जो है वो चलाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से क्या है कि साफ़ सुथरा स्वच्छता जो है वो रखना, वातावरण को शुद्ध साफ़ सुथरा रखना, पॉलीथीन से मुक्त करना, प्लास्टिक कचड़े से जो है वो मुक्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो स्कीम चलाई गई थी। इसके बाद समेकित उद्यानिकी विकास मिशन MIDH, ठीक है, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ये कब चलाया गया था? 1 अप्रैल 2014 को चलाया गया था। तो ये जो मिशन था, मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो मिशन था, ये जो है वो इसका कई प्रकार के इससे पूर्व में चल रही निम्न 6 योजनाओं को, पूर्व में चल रही जो तमाम प्रकार की कृषि संबंधी योजनाएं हैं उनको एक प्रकार से शामिल करके MIDH जो है वो समेकित उद्यानिकी विकास मिशन जो है वो कर दिया गया। ठीक है, तो MIDH जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो मिशन था, इसके पहले जो कई प्रकार की स्कीम थी, बोर्ड थे, उनको सबको जोड़ करके एक में कर दिया गया और MIDH का नाम जो है उसको दे दिया गया। तो किसको किसको इसमें जोड़ा गया था? राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को जोड़ दिया गया था। दूसरा जो है पूर्वोत्तर राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन NEHM को जोड़ दिया गया था। तीसरा जो है राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव 1984 में जो स्थापना हुई थी उसको जोड़ दिया गया इसमें। केंद्रीय उद्यानिकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड को इसमें जोड़ दिया गया। राष्ट्रीय बांस मिशन, नेशनल बम्बू मिशन को इसमें जोड़ दिया गया। नारियल विकास बोर्ड यानी आपका
जो है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कोच्चि केरल को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो जितने भी बोर्ड हैं, मिशन हैं, इनको इसमें 6 मिशन को जो है वो जोड़ दिया गया और इनको सबको जोड़ करके मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो है वो बना दिया गया। ठीक है, तो इन सभी को एक ही मिशन में जो है वो MIDH में जो है वो जोड़ दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था उद्यानिकी का विकास करना, उद्यानिकी संबंधित चीज़ों में जितनी भी औद्योगिक चीज़ें हैं, औद्योगिक फसलें हैं, उद्यानिकी की फसलें हैं, उनके संबंधित खेती को प्रोत्साहन देना, उसका बढ़ावा करना, उसमें जो है वो नए नए अनुसंधान करना, इस सब का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। ये कब नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये 2014-15 में चलाया गया था। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये जो है वो कब चलाया गया था? पूर्व में चल रही 4 योजनाओं, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कौन सी? पूर्व में चल रही 4 योजनाओं को इसमें जोड़ा गया। कौन कौन सी योजनाएं? वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना का समावेशन कर एक नया कार्यक्रम नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वर्ष 2014-15 से शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपका IRI में पूछा गया था, इसलिए दिया गया है। तो ये मिशन जो है वो कई सारी स्कीम जो थी, 4 प्रमुख स्कीम थी, उससे जो है वो एक स्कीम में जोड़ करके उसको बना दिया गया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये जो मिशन था वो जो है वो कई प्रकार की मृदा स्वास्थ्य से संबंधित था, मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित था। इन सभी को जोड़ करके एक जो है स्कीम जो है वो बना दी गई। NMSA योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से 18 में नई योजना कृषि वानिकी सम्मिशन को शुरू किया गया। फिर इसी में एक नई स्कीम 17-18 में शुरू कर गई, कृषि वानिकी सम्मिशन को जोड़ दिया गया। ठीक है, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाए, कृषि के साथ साथ फॉरेस्ट्री को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, फॉरेस्ट्री के विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, खेती के साथ साथ जो है वो वानिकी को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, वानिकी के विकास से संबंधित उस एक अलग स्कीम जो है इसमें चला दी गई। तो ये भी महत्वपूर्ण योजना थी एग्रीकल्चर में। इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसको हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बोलते हैं, ये जो है कब चलाई गई थी? 19 फरवरी 2015 को चलाई गई थी। इस योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को किया गया था। कहाँ से किया गया था? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के में जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो किया गया था। इसमें इसका जो प्रमुख यह खेत स्तर पर मिट्टी परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। तो ये जो है वो प्रमुख रूप से आपके फील्ड के स्तर पे, खेत स्तर पर जो है वो मिट्टी के सुधार के लिए, मिट्टी के परीक्षण के लिए एक प्रमुख योजना जो है वो मानी जाती है। इसकी जो थीम थी, इस योजना की प्रमुख थीम थी स्वस्थ धरा एवं खेत हरा। क्या थी? स्वस्थ धरा एवं खेत हरा। ठीक है, यानी हमारी जो धरा होगी, जो मिट्टी होगी, वो जब स्वस्थ होगी, अच्छे गुणों वाली होगी, तो हमारा खेत भी, हमारा पूरा वातावरण, हमारा पूरा खेत जो है, हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो हरी भरी होगी। जब हमारी धरा यानी हमारी पृथ्वी, हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी, ठीक है, तो पूरा जो है हमारा खेत, हमारी पृथ्वी जो है वो पर्यावरण पूरा हमारा हरा भरा होगा। यही इसकी प्रमुख जो है वो थीम थी, स्वस्थ धरा एवं खेत हरा। इसके बाद इस योजना का मुख्य उद्देश्य मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स का प्रयोगशाला में विश्लेषण कर सिफारिश के अनुसार मृदा में उर्वरक देना होता है। ठीक है, तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि जो मिट्टी है किसानों की, जो फार्मर्स की मिट्टी है या खेत की जो मिट्टी है, उसका परीक्षण किया जाए। ठीक है, उसका परीक्षण करा, क्योंकि जब हम उसको लैब में एनालिसिस करेंगे तभी हम मिट्टी में जानेंगे कि पोषक तत्व की मात्रा कितनी है। क्योंकि पोषक तत्व मिट्टी से ही जो हमारे पेड़ पौधे हैं, फसल हैं, वो जो है वो पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं और अपनी शारीरिक क्रियाओं की पूर्ति करते हैं। तो पोषक तत्व जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों को किससे प्राप्त होते हैं? मिट्टी से, मृदा में। तो मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का परीक्षण करना ये बहुत ही आवश्यक होता है
ठीक है, कि कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, और बिना परीक्षण किए हम मिट्टी में पोषक तत्वों को देते हैं। तो जिन तत्वों की मिट्टी को प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है वो उनको नहीं मिल पाते हैं, सही मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, और जिन पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा मिट्टी में उपस्थिति होती है वो उनको प्राप्त हो जाते हैं और उनकी अधिकता हो जाती है, और कुछ पोषक तत्वों की न्यूनता हो जाती है। तो इससे तमाम प्रकार के पौधों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, पौधों की वृद्धि एवं विकास जो है प्रभावित होती है, मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो दिन का दिन कम होती चली जाती है। इसलिए मिट्टी में उपयुक्त पोषक तत्वों की मात्रा को बनाए रखने के लिए मिट्टी का परीक्षण कराना, सॉइल टेस्ट कराना बहुत ही आवश्यक जो है वो होता है। तो मिट्टी का अच्छी प्रकार से जो है वो एनालिसिस करना, उसको जो है वो परीक्षण करना, पोषक तत्वों की मात्रा को जानना, इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया था। इसमें क्या होता है, इसमें 0.4 हेक्टेयर भूमि में 500 ग्राम मृदा नमूना सॉइल हेल्थ ट्यूब के माध्यम से लेते हैं। तो मृदा परीक्षण के लिए जो नमूना लिया जाता है खेत का, वो जो है रैंडमली सैंपलिंग की जाती है। उसके बाद फिर जो मात्रा होती है, मिट्टी की जो मात्रा बचती है लास्ट में, कई प्रकार के इसके मेथड होते हैं, मैंने लैब में जो है बच्चों को समझाया है। तो जो भी मिट्टी का कलेक्शन होता है उसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद उसको बांटते हैं 2 भागों में, फिर 2 भाग का एक भाग हम हटा देते हैं, एक भाग में फिर 2 भाग में बांटते हैं। इस प्रकार से उसे बांटते बांटते जब 500 ग्राम जो है वो सैंपल बचता है तो उसको एक पॉलीथीन में भर करके मृदा परीक्षण के लिए हम भेज देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो परीक्षण करते हैं वो किस चीज़ परीक्षण किया जाता है, पीएच का, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का, ईसी का, ऑर्गेनिक कार्बन्स का परीक्षण करते हैं, एनपीके का परीक्षण करते हैं, एस का परीक्षण, जेडेन का, जिंक का, बोरान का, ठीक है, आयरन का, एमएन का, मॉलिब्डेनम का, कॉपर का, इन तमाम प्रकार के पोषक तत्वों का जो है हम इसमें परीक्षण जो है वो किया जाता है। तो इन सब का प्रशिक्षण के लिए, मिट्टी का एनालिसिस करने के लिए यह स्कीम जो है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो चलाया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो योजना एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है किसानों को प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें मिट्टी का विश्लेषण जो है वो किसानों की मृदा की परीक्षण के बाद विश्लेषण को किसानों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्कीम जो है वो थी। इसके बाद परंपरागत कृषि योजना PKVY, ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना जो थी वो जो है वो 2015 में चलाई गई थी। इस योजना का विधिवत शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 को गंगटोक सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक सम्मेलन में जो है वो किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी, 2016 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी, सिक्किम के गंगटोक में की गई थी। ठीक है, गंगटोक सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक सम्मेलन में जो है वो किया गया था। तो इसी दिन जो है वो सिक्किम को राष्ट्र का पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसी यानी 17 जनवरी 2016 को ही सिक्किम जो राज्य है उसको पूर्ण रूप से जैविक खेती जो है वो पूर्ण जैविक खेती युक्त जो है वो राज्य घोषित किया गया था। इसी दिन जो है वो पूर्ण जैविक राज्य जो है वो सिक्किम को घोषित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परंपरागत संसाधनों, अनुकूल पर्यावरण, हितैषी कम लागत प्रौद्योगिकी, अधिक लाभ, अधिक उपयोग के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो ये जो परंपरागत कृषि योजना थी ये जो है प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य था कि जो हम आधुनिक खेती कर रहे हैं उसमें हम परंपरागत जो हमारी तकनीकी है कृषि उत्पादन की उसको भी शामिल करते हुए हम आधुनिक खेती को बढ़ावा दें। ठीक है, क्योंकि हमारी जो परंपरागत तकनीक थी वो एक प्रकार से मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने की तकनीक थी, तमाम प्रकार के जो है वो जैविक खेती से संबंधित थी। हम जैसे पुराने समय में हम जैविक चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते थे, जैसे गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, NADF हो गया, तो तमाम प्रकार की जो है वो जैविक चीज़ों का मिट्टी में ज़्यादा उपयोग करते थे, रासायनों का उपयोग जो है वो कम करते थे। तो उन सभी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, रासायनों को उपयोग को कम करने के लिए, जैव पदार्थ जैविक बायो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए यह स्कीम प्रमुख रूप से चलाई गई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी। इसके बाद
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको PMKSY के नाम से जानते हैं, ये जो है वो RPSC AO में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब चलाई गई थी? 2015 में चलाई गई थी। इस योजना का नारा क्या था? हर खेत को पानी और सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रतिबंध अधिक उत्पादन। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, हर खेत को पानी चाहिए और हर एक बूंद में एक फसल मतलब एक एक बूंद का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए फसल के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी, सिंचाई से संबंधित, जल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी। बेहतर सिंचाई सुविधाएं, इसका प्रमुख जो उद्देश्य था बेहतर सिंचाई सुविधाएं कराना, भूजल को बेहतर बनाना, अधिक तालाब कुओं के निर्माण हेतु बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था सिंचाई को प्रोत्साहित करना, किसानों को सिंचाई की सुविधा को प्रोवाइड करना, जो वर्षा का जल है उसको संचित करना, तालाबों का निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना, जिससे किसानों को सिंचाई में सुविधा प्रोवाइड की जा सके, और जल संचय को बढ़ाना। ठीक है, जो जल है उसका कैसे संचय किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा तालाब निर्माण को प्रोत्साहित करना, तालाबों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। ठीक है, कि तालाबों के माध्यम से क्या है कि हम वर्षा जल को संचित कर सकते हैं, और ऑफ सीजन में जब वर्षा कम हो जाती है तो उसमें हम सिंचाई को जो है वो तालाब के जो संचित जल है उससे हम खेती को जल जो है वो दे सकें। ठीक है, जहाँ पर हम तमाम प्रकार के नलकूप की सुविधा नहीं है, नहरों की सुविधा नहीं है, ठीक है, और आपके पंपिंग सेट जो है वो नहीं वहाँ पर सेटअप हो सकते, ठीक है, पानी बहुत नीचे है, तो वहाँ पर जो है वो तालाबों का निर्माण करके हम साल भर अपने खेत को पानी जो है वो आसानी से दे सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी सिंचाई से संबंधित। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा आप लोग। तीसरी जो अगला जो स्कीम थी हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो जो फसल बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा योजना थी उसी का दूसरा रूप, उसी को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया। कब किया गया? 2016 में किया गया। इस योजना का शुभारंभ राष्ट्र एक योजना की थीम पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को किया गया था। यह योजना पूर्व में चल रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं परिवर्तित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह जो है वो लागू कर दिया गया। तो इसको जो है वो जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो चल रही थी उसी के नाम में परिवर्तित करके उसी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब कर दिया गया? 2016 में कर दिया गया। इसमें जो प्रीमियम था वो एक मौसम का दर्द, खरीफ फसलों के लिए 2% था प्रीमियम, और रबी फसलों के लिए जो है वो 1.5% जो है वो रखा गया, और बागवानी फसलों के लिए 5% तो अधिकतम रखा गया। ठीक है, तो इसका जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी ये जो है किसानों को तमाम प्रकार के जिसे खेती करते हैं तमाम प्रकार की आपदाओं के कारण, रोग एवं कीट के कारण जो फसल की बर्बादी हो जाती है किसी कारणवश, तो किसान अगर बीमा करवाया है तो उसके जो बीमा की राशि है वो किसान को प्रोवाइड की जाती है, जिससे किसानों को जो हानि होती है उसकी भरपाई जो है किसानों को हो जाती है। इसमें जो प्रीमियम रखा गया है वो आपकी खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% तक जो है वो रखा गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी स्कीम, किसानों के नुकसान को कम करने संबंधित ये स्कीम जो है वो चलाई गई थी। इसके बाद जो अगली स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना जो थी, ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम जो थी वर्ष 18-19 में जो है वो चलाई गई थी। ये जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा टमाटर, प्याज, आलू, सब्जियों की आपूर्ति स्थित करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना चालू की गई थी, ताकि वर्ष भर बिना कीमतों के बढ़े उपभोक्ताओं को तीनों सब्जियां जो उचित मूल्य पर आसानी से मिल सकें। तो ये एक प्रकार से जो है वो ऑपरेशन ग्रीन जो था 2018-19 में चलाया गया था, और ये प्रमुख रूप से जो है वो प्याज और टमाटर और आलू इनके भाव को स्थिर रखने के लिए खाद्य एवं प्रसंस्करण द्वारा भारत सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग के द्वारा यह स्कीम जो है वो चलाई गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था इनके भाव में जो फ्लक्चुएशन आता है, इनके रेट में
जो फ्लक्चुएशन आता है उसको कम करना, इसकी आपूर्ति को जो है वो वर्ष भर जो है वो लोगों में बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्कीम थी इसके लिए। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना जो चलाई गई है वर्ष 2019 में, फरवरी 2019 में चलाई गई थी। इसमें क्या था कि देश के सभी राज्यों के किसानों को आय में सहायता निश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को 100% केंद्र सहायता से चालू की गई। इस योजना में एक किसान परिवार को एक वर्ष में 6,000 रुपये राशि सीधे बैंक खाते में 3 समान किस्तों में जमा करवाकर सहायता दी जा रही है। ठीक है, तो ये स्कीम जो थी वर्ष 2019 फरवरी 2019 में चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई थी। ये स्कीम के द्वारा जो है वो किसानों की जो शुरुआती लागत होती है, खाद बीज दवा लेबर, ठीक है, तमाम प्रकार की जो खेत में किसानों की लागत होती है शुरुआत में, उसको भरपाई, उसको कम करने के लिए किसानों को 2,000 रुपये जो है वो लगभग साल में 6,000 रुपये 3 किस्तों में जो है वो 3-3 महीने में तीन किस्तों में जो है वो ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 2,000 रुपये 3 किस्तों में जो है वो दिया जाता है। ये स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसानों को एक प्रकार से थोड़ा मदद मिल जाती है खेती के लिए। यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। तो ये कुल मिलाकर 6,000 रुपये जो है वो उनके सीधे बैंक खाते में जो है वो दी जाती है। यह स्कीम जो है वो 100% जो है वो केंद्र सहायता के द्वारा, केंद्र के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो चलाई गई है। प्रधानमंत्री ने 27 जुलाई 2023 को राजस्थान के सीकर जिले में यह निधि की 14वीं किस्त जो है वो जारी की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस योजना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी किसानों के लिए। इसके बाद पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नूरिशमेंट एंड एमेलोरेशन ऑफ मदर अर्थ, जिसको हम पीएम प्रणाम कहते हैं। पीएम प्रणाम जो योजना थी वो 2023 में चलाई गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था राज्यों को रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करने के एवं वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना है। तो जो पीएम प्रोग्राम था, पीएम प्रणाम योजना है, ये 2023 में चलाई गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था जो स्टेट्स हैं इंडिया के और जो हमारे राज्य हैं उनमें जो है वो जो हमारे राज्य के फार्मर्स हैं उनको जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उनका प्रयोग कम से कम खेतों में किया जाए, क्योंकि ये रासायनिक जो उर्वरक होते हैं ये मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं, उत्पादन क्षमता को मिट्टी की कम कर देते हैं, मिट्टी को धीरे धीरे ऊसर बंजर में परिवर्तित कर देते हैं और जो खाद्य की गुणवत्ता है उसको भी कम कर देते हैं और तमाम प्रकार के जो है वो रोगों को जन्म देते हैं हमारे शरीर में से खाने से, और ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी में उनको मार देते हैं, जिससे संतुलन जो है वो जो एग्रोक्लाइमेटिक संतुलन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो रासायनिक को उपयोग जो है वो कम किया जाए, इंटीग्रेटेड फॉर्म में किया जाए। इसके अलावा तमाम प्रकार के वैकल्पिक जो है उर्वरक के जो स्रोत हैं, जैसे आपके बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो हमारे जैव रासायनिक चीज़ें हैं, हमारी जो है वो जैविक चीज़ें हैं, जैसे आपकी गोबर की खाद हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, राइजोबियम कल्चर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, एजोला हो गया, तमाम प्रकार के जैव उर्वरक हैं उनका प्रमुख रूप से जो है वो फसलों के उत्पादन में प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता जो है बनी रहे, हमारी फसल की उचित वृद्धि हो और जो हमारा फूड मटेरियल है, जो हमारा अनाज है वो भी सुरक्षित हो और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, जिससे हम खा करके उसको बिल्कुल स्वस्थ रहें। ठीक है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो हमने आपको बताया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक चीज़ों का उपयोग करें, जो हमारे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका उपयोग करें। खुद घर अगर आपके यहाँ जानवर हैं तो गोबर खाद की तैयार करें, जीवामृत तैयार करें। ठीक है, गाय के मूत्र से जो है उसका जो है वो इंसेक्टिसाइड के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में गौमूत्र का प्रयोग करें। तमाम प्रकार के ऑर्गेनिक जो है वो बायो एजेंट्स हैं, ठीक है, उनका यूज़ करें। कई प्रकार के हमारे जैविक चीज़ों के एक्सट्रैक्ट हैं, रस हैं, उनको जो है वो
रोग एवं कीट के नियंत्रण के लिए प्रयोग करें। ठीक है, तमाम प्रकार के जैविक चीज़ों का उपयोग करके हम फसल का उत्पादन अच्छा जो है वो ले सकते हैं। तो जहाँ भी रहें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जैविक चीज़ों का उपयोग, सस्टेनेबल चीज़ों का जो हमारी कृषि की परंपरागत तकनीक है उसको प्रमोट करें, उसको बताएं लोगों को, उसका उपयोग करें, तो भी हम खेती में अच्छा उत्पादन तथा गुणवत्ता युक्त अनाज का उत्पादन हम जो है अच्छे से कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।